गाइस काफी जलील होने के बाद इस सीजन में जहां पे हम चैंपियंस लीग से बाहर हुए, कोपा डेल रे का फाइनल भी हार गए बार्सिलोना से। ऐसा फाइनल जिसमें हम 2-1 से लीड कर रहे थे 82 मिनट तक, और फिर हमने 2 गोल खाए और वो ट्रॉफी का सपना भी हमारे हाथ से गया। तो ऑलमोस्ट एक हफ्ते बाद हमारा एक मैच था, वो भी सेंटियागो बर्नाबाउ में। किस टीम के अगेंस्ट? सेल्टा वीगो। सुना है नाम ना? तो सेल्टा वीगो कोई ऐसी छोटी मोटी टीम है नहीं, वैसे नंबर 7 में चली हुई है, और ये वही टीम है जिसने बारसा को 3 गोल मारे थे और सेल्टा लीड कर रही थी 3-0 से। वो तो बाद में बारसा ने 4 मार दिए और फिर से कम बैक करके बारसा वो मैच जीत गई। तो रोड्रिगो ने ये मैच स्टार्ट नहीं किया, और शायद उसे करना भी नहीं चाहिए जैसी उसकी परफॉर्मेंस थी कोपा डेल रे फाइनल में, ठीक है। और उसकी जगह लेके आया एंचेलोटी, सिबायोस को, आर्डा गुलर को। इस बार थोड़ी फॉर्मेशन थोड़ी स्ट्रांग लग रही थी, 4-4-2 से जा रहा था एंचेलोटी। और आर्डा गुलर का भी कभी राइट विंग पे कंट्रीब्यूट कर रहा था, लेकिन मेन जो उसका पार्ट था आर्डा गुलर का, वो मिडफील्ड में रहने का ही था, थोड़ा होल्ड करने का और टेम्पो को कंट्रोल करने का गेम की। जैसे ही स्टार्ट हुआ मैच तो कॉर्नर मिला सेल्टा वीगो को, और पहला कॉर्नर जो था उसमें मार्कोस एलोंसो का हेडर आया जो कि काफी क्लोज था, और वो रुकने वाला नहीं था कोर्तोआ से। वो तो किस्मत अच्छी है कि पोस्ट के ऊपर से निकल गया। उसके बाद एक और कॉर्नर मिलता है सेल्टा वीगो को, जहां पे कोर्तोआ का एक अमेजिंग सेव आता है। तो ये बंदा हमें कितनी बार बचाएगा? एटलीस्ट डिफेंडर क्या करते हैं, ना बंदे कवर कर पाते हैं, ना ही क्लियर कर पा रहे हैं, ना कहीं सिर लगा दो, पैर से क्लियर कर दो, कुछ तो करो। हर बार कोर्तोआ के भरोसे मत छोड़ो भाई, तुम छोटी छोटी टीम से भी ऐसे खतरनाक अटैक्स खा रही हो, वो भी सेट पीसेस पे। इतनी अपॉर्चुनिटीज दोगे इन टीम्स को, तो इनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और तुम्हारा गिरते ही जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पास डिफेंस ही नहीं था। हमारा जो स्टार्टिंग फ्रंट लाइन डिफेंस है वो पूरा इंजर्ड था इस मैच में और स्टार्ट नहीं कर रहा था। राइट बैक पे कारवाहल नहीं था, सेंटर बैक में रूडिगर मिलिटाओ दोनों नहीं थे, और एमडीडी भी कब से इंजर्ड ही पड़ा है, पता नहीं कब वापस आएगा वो। स्टिल हमने स्टार्ट किया असेंसियो, चुआमेनी, और लेफ्ट बैक पे फ्रान गार्सिया, राइट बैक पे लूकास वास्केस के साथ। लूकास वास्केस के साथ मैं कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं रहता हूँ, और ऐसा सीजन जो चला है वास्केस का, तो मैं ये बात बताऊंगा कि इतनी जगह जिसके दिमाग में खाली है लूकास वास्केस के, उससे ज्यादा स्पेस उसके बिहाइंड खाली रहता है पूरे मैच में। ये कॉर्नर में अटैक बनने के बाद थोड़ा कंट्रोल लाया रियल यूनाइटेड की टीम ने। आर्डा गुलर काफी बढ़िया खेला मैच में, सिबायो के साथ काफी अच्छी गेम बनाई और काफी अच्छा कंट्रोल रखा मिडफील्ड में। तो बेलिंगम जो करता है उसे थोड़ा अटैक में ज्यादा कंट्रीब्यूट करने को मिला इस मैच में। और यार विनीशियस के बारे में एक बात बोलूंगा कि आई थिंक ये हाई टाइम है कि विनीशियस को चले जाना चाहिए। हमें लग रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल आने वाला है, बट आई डोंट थिंक एक कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल के साथ हमें जाना चाहिए। हाँ, पिछली बार था कि बैलन डी'ओर की बातें थी विनीशियस की, लेकिन हाई टाइम है कि सऊदी चला जाए विनीशियस, या बहुत सारे क्लब रेडी होंगे विनीशियस को लेने के लिए, क्योंकि नहीं हो रहा यार। जबरदस्ती के ड्रिबल्स, जहां पे शॉट नहीं बनते हैं वहां पे शॉट मारना, जहां क्रॉस बनते हैं वहां पे कट बैक करना, इजी पासिस नहीं करता है, बॉल को लूज करता है, फिर ट्रैक बैक भी नहीं करना। तो मतलब क्यों स्टार्ट करवा रहे हो? पूरे 90 मिनट खिलवा रहे हो, और अभी ऐसा फॉर्म में नहीं है विनीशियस कि तुम इतना ज्यादा ट्रस्ट करो विनीशियस पे। और फिर हुआ क्या? हम अटैक्स तो बना रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे फाइनल थर्ड में कोई रन निकाल नहीं पा रहा था, ना कोई बॉल खिला पा रहा था। एक चांस बनता है जिसमें आर्डा गुलर के पास बॉल आती है, और आर्डा गुलर फिनिश करता है अपने लेफ्ट पांव से टॉप बिन। हल्का सा डिफ्लेक्शन लगा मार्कोस अलोंसो का, बट स्टिल वो बॉल अंदर ही जा रही थी। पहला गोल किया आर्डा गुलर ने। ये बंदा जब भी स्टार्ट करेगा ये कुछ ना कुछ क्रेजी करेगा ही मैच में। पिछले मैच में भी इसने राइट पैर से गोल स्कोर किया था डी के बाहर से, जिसमें वो एमवीपी था मैच में। और इस मैच में भी इसने एक गोल स्कोर किया, वो भी स्टार्टिंग के मिनट्स में ही। फिर इसके बाद सेल्टा विगो रुकी नहीं, सेल्टा विगो फिर भी अटैक करे ही जा रही है। तो एक और अटैक आया जिसमें सेल्टा विगो के प्लेयर ने शॉट मारा, रियल मैड्रिड के डिफेंडर से डिफ्लेक्ट हुई बॉल और अंदर ही जा रही थी, लेकिन एक 6 फुट 7 इंच का आदमी कोर्तोआ ने फिर से सेव किया वो बॉल, और उसमें एक काउंटर अटैक क्रिएट हुआ। बेलिंगम ने एक बहुत ही बढ़िया लॉफ्ट बॉल खिलाई, और एम्बापे ने मेक श्योर की इस बार वो ऑफसाइड ना हो, तो हाफ लाइन के पीछे ही था, ऑफसाइड नहीं हुआ। और एम्बापे ने भी एक बढ़िया रन लिया और डी के बाहर से ही बढ़िया टॉप बिन मारा उसी बॉल पे। डी के बार एम्बापे ने स्कोर किया दूसरा गोल फॉर रियल मैड्रिड। तो फर्स्ट हाफ काफी सही रहा रियल मैड्रिड के लिए, 2-0 से अब थी रियल मैड्रिड, और ज्यादा होल्ड भी रियल मैड्रिड के पास ही था, पोजीशन भी रियल मैड्रिड के पास ही थी ज्यादा। सेल्टा विगो ज्यादा मैच में दिख नहीं रही थी। ये जो मिडफील्ड में हमने आर्डा गुलर और सिबायो जैसे प्लेयर्स खिलाए थे, उन्होंने पूरा कंट्रोल करके रखा था मिडफील्ड को, बॉल भी इजीली लूज नहीं कर रहे थे रियल मैड्रिड की टीम। फिर जब सेकंड हाफ स्टार्ट हुआ तो हमें लगा कि थोड़ा होल्ड करेगी रियल मैड्रिड की टीम, लेकिन एक बहुत ही बढ़िया पास खिला था आर्डा गुलर एम्बापे के लिए। एम्बापे ने बढ़िया रन लिया और राइट पोस्ट पे फिनिश किया, काफी क्लीन और स्मूथ फिनिश। और इस गोल के साथ एम्बापे के हो गए 24 गोल्स ऑफ इस सीजन। तो ला लीगा में 24 गोल हो चुके हैं एम्बापे के, जो कि एक गोल पीछे है लेवेंडोस्की के। और पिचिची की रेस में अभी भी अलाइव है एम्बापे, एटलीस्ट कोई ट्रॉफी किसी बंदे को तो मिले यार। लेवी इंजर्ड है, पता नहीं एल क्लासिको खेलेगा या नहीं खेलेगा, भी तो कब आएगा, या फिर उससे अगले मैचेस में। लेवेंडोस्की की फिटनेस पे काफी क्वेश्चंस है, तो मे बी एम्बापे अगर 1-2 गोल स्कोर करता है तो पिचिची शायद एम्बापे को मिल सकती है, लेकिन पिचिची टारगेट नहीं होता है ना। कुछ अच्छा परफॉर्म करते हैं, एटलीस्ट फाइनल तक पहुंचे चैंपियंस लीग की, एटलीस्ट कोपा डेल रे तो उठाते हैं जिसके फाइनल में तुम ऑलरेडी थे। अभी ला लीगा रेस में तुम हो लेकिन नहीं भी हो, क्योंकि
हमें वेट करना पड़ेगा, बारसा मैच हारती है तब हमारे कोई चांसेस बनेंगे ला लीगा की ट्रॉफी उठा। तो एसेंसियो हमारा जो सेंटर बैक है उसे हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया और हम किसी को लेके आए जेकोबो को, जिसका ये ला लीगा डेब्यू था। टीम डेब्यू नहीं था क्योंकि उसने चैंपियंस लीग में ऑलरेडी 13 मिनट्स प्ले किए हैं। तो जेकोबो का ये था टीम डेब्यू इन ला लीगा और इस डेब्यू वाले बंदे ने इतना डिसअपॉइंट किया। मतलब एसेंसी को क्यों करना है भाई, वो भी इतनी जल्दी 70th मिनट में क्यों एसेंसी को सब्स्टिट्यूट करना है कार्लो भाई। वो भी इतने अनएक्सपीरियंस प्लेयर को तुम ला रहे हो जो कि डिफेंड करना नहीं जानता। 3-0 से अब थी रियल मैड्रिड की टीम और उसके बाद आता है ईगो आसपास। ईगो आसपास आया 75th मिनट में। फिर से जिस चीज का डर था वही हुआ, एक कॉर्नर मिला सेल्टा वीगो की टीम को, एक बढ़िया हेडर आया लेकिन बॉल थोड़ा अभी अंदर जा ही रही थी राइट साइड पे। वास्केज उसे क्लियर कर सकता था लेकिन वास्केज ने पता क्या किया, उसने बॉल को रोकना सही समझा और पास करना सही समझा। जिस बॉल को तुम क्लियर कर सकते हो फर्स्ट टाइम इतनी भीड़ में तुमने क्लियर नहीं किया और बस उसी गलत पास में हमें पहला इजी टैप इन गोल मिल गया सेल्टा वीगो के लिए। स्टिल 3-1 की लीड थी तो हमने सोचा 3-1 की लीड होल्ड करते हैं और निकालेंगे मैच धीरे धीरे। बट ईगो आसपास उसने एक ब्यूटीफुल थ्रू बॉल खिलाई और रियल मैड्रिड के दोनों डिफेंडर बस देखते रह गए कि बंदा निकल के कहां से गया। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऑफसाइड हो क्योंकि जब बॉल उसने रिसीव की वो कम से कम 10 फुट आगे था रियल मैड्रिड के डिफेंडर से और उसने बहुत ही क्लीन फिनिश की और स्कोर हो गया 3-2। उसके बाद तो भाई मेरी जो दिल की धड़कनें बढ़ी है मैं मतलब बता नहीं सकता। मुझे लग रहा था कि हर जो भी अटैक कर रही है सेल्टा विगो हर पे गोल करने के चांसेस हैं। और ईगो आसपास के पास जब भी बॉल आ रही थी ऐसा लग रहा है कि छोटे बच्चे खेलते ना फुटबॉल और एक अंकल आ जाते हैं और अंकल सभी को नचाते हैं, कभी इधर से पास कभी यहाँ से शॉट कभी वहां से शॉट। वैसा फील हो रहा था कि ईगो आसपास ने पागल कर दिया पूरी रियल मैड्रिड की टीम को। उधर से एंचेलोटी बोल रहा भाई सांस लो शांत हो जाओ, तुम क्या पागल हुए पड़े हो, वेक अप। अभी ऐसा लग रहा था कि रियल मैड्रिड टीम सो चुकी है सेकंड हाफ में, लास्ट के मिनट्स में जहां पे आपको सबसे कॉशियस रहना होता है। रियल मैड्रिड का डिफेंस पूरा सोया हुआ था। फाइनली कुछ अटैक्स बन रहे थे, कुछ चांसेस एम्बापे को मिले बेलिंगम को मिले पर कन्वर्ट नहीं हुआ। लेकिन एक चांस जो मिला ईगो आसपास के बॉल आई उसने बैक हील से पास दे दिया थ्रू पास और वो सेव किया कोर्तोआ ने। मतलब कोर्तोआ के बाजू से लेके बहुत स्लिप हो गई थी, ऑलमोस्ट अंदर जा रही थी पर कोर्तोआ ने सेकंड टाइम बॉल रोक ली। लेकिन ये भी 3-3 पे फंस जाता मैच और ला लीगा की ट्रॉफी इसी मैच में चली जाती और एल क्लासिको में अगर बारसा जीतती तो बारसा बन जाती ला लीगा चैंपियन। बट स्टिल किसी तरह से हमने होल्ड कर लिया। मतलब इजी मैचेस जो हम 3-0 से जीत रहे हैं 70th मिनट तक, 20 मिनट तुमने इतना बेकार फुटबॉल खेला कि हमें लग रहा था कि हम ये मैच हार भी सकते हैं। ड्रॉ होना तो छोड़ ही दो, हारने तक का मुझे लग रहा था कि ये मैच हार भी सकते हैं। सीडीआर फाइनल में भी हमने सेम ही चीज की, 2-1 से जीत रहे थे फिर हमने 2 गोल खा लिए। यहाँ पे भी हमने सेम चीज की, 3-0 से जीत रहे थे फिर हमने 2 गोल खा लिए। तो मतलब डिफेंस को थोड़ा स्ट्रॉन्ग होने पड़ेगा और छोटी छोटी गलतियां जो है जो थर्ड मैन रन निकालते हैं दूसरी टीम के प्लेयर्स उसमें थोड़ा ध्यान रखना ही पड़ेगा। पता नहीं कब वापस आएंगे मिलिटाओ रूडिगर ये सब। और मिलिटाओ तो भाई हर सीजन इंजर्ड होता है, हर सीजन उसकी एसीएल इंजरीज होती हैं, पता नहीं क्या ही प्रैक्टिस करवा रहे हैं और ये फिजियोस वगैरह मेडिक्स वगैरह क्या ही देखते हैं। पिंटूस का भी मुझे समझ नहीं आता, माना कि तुम नासा के पहले मेडिक थे लेकिन यहाँ पे भी तो तुम कुछ अच्छा काम करो। तुम्हारे चारों डिफेंडर्स यार, चारों डिफेंडर तुम्हारे इंजर्ड पड़े हैं, इतना सफर कर रहे हैं हम लास्ट के डेज में। एक जो चांस है ला लीगा की ट्रॉफी उठाने का वहां पे भी तुम्हारे डिफेंडर्स काम नहीं कर पा रहे। तो एंचेलोटी और डिफेंडर्स को बैठना चाहिए और डिस्कस करना चाहिए कि डिफेंस करते कैसे। स्टिल निकाल के आगे मैच 3-2 से जीत गए, बड़ी मुश्किल से सांस में सांस आई। यहाँ तक का सेंटियागो बर्नाब्यू के फैंस भी बोल रहे थे कि भाई आराम से खेलो, विस्ल्स बजाना शुरू कर दिया कि आराम से खेलो, काम डाउन और थोड़ा जागो, बॉल को होल्ड करो। बट या एम्बापे था मैन ऑफ द मैच और एम्बापे के हो गए 24 गोल, एक गोल पीछे लेवेंडोस्की के और पिचिची की रेस में काफी अलाइव है एम्बापे अभी भी। लेकिन एम्बापे के डेब्यू सीजन में हो गए 35 गोल्स जो कि 2 गोल ज्यादा हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो से। तो एम्बापे बनता है प्लेयर विद मोस्ट गोल्स इन हिज डेब्यू सीजन फॉर रियल मैड्रिड। बाकी अब तो अगला मैच एल क्लासिको ही है, तो एल क्लासिको जो जीतेगा उसके चांसेस काफी ज्यादा होंगे ला लीगा जीतने के, क्योंकि बारसा के कुछ मैचेस हैं जो कि अच्छी टीम्स के साथ हैं, विलारियल जैसी टीम के साथ, तो थोड़े चांसेस है कि मैच एटलीस्ट ड्रॉ भी हो जाए। अगर रियल एल क्लासिको वाला मैच जीतती है और बारसा को ड्रॉ करे तो रियल 2 पॉइंट की लीड पे होगी। तो मतलब काफी अलाइव तो है कंपटीशन अभी भी। और बारसा जैसा खेल रही है लास्ट कुछ मैचेस में तो गोल तो बारसा खा रही है। ऑफसाइड ट्रैप जो वर्क कर रहा था पहले वो इतना वर्क नहीं कर रहा अभी। तो देखते हैं अगले मैचेस में क्या होता है। इसके बाद अभी यूसीएल का मैच है बारसा का, तब मिलते हैं आपसे। मीनवाइल गुड बाय एंड सब्सक्राइब कर लेना भाई चैनल को। हाँ गुड बाय।